स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका ऑर्गेनोफिलिया में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। जो भी मैंने ये कंटेंट तैयार किया है वो ऑर्गेनिक की सबसे इंपॉर्टेंट बुक क्लैडन से तैयार किया है। अगर आप इसका ओल्ड एडिशन देखेंगे तो उसका ये चैप्टर नंबर है 19th। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था SN1 रिएक्शंस के बारे में, SN2 रिएक्शंस के बारे में, और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी जो भी क्लैडन में दी हुई थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। जस्ट हम लोग आज बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन के बारे में। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में E1 के बारे में, E2 के बारे में और E1CB के बारे में। ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है और एलिमिनेशन में क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, हम लोग वो देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है। यहाँ पे क्या आपके पास टर्शियरी हैलाइड है। अगर इसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपका OH आता है और आपका कौन सा मॉलिक्यूल बाहर आता है, यहाँ से HBr बाहर आता है। अब इसी की जगह अगर आप इस रिएक्शन को अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट फेवर करता है, तो ये बनेगा। और इसके साथ आपका आएगा NaBr और प्लस क्या आता है आपका H2, तो ये फॉर्म होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, हम लोगों ने देखा था SN1 रिएक्शंस के बारे में और SN2 के बारे में। इसी तरह से एलिमिनेशन में भी दो टाइप के रिएक्शन जनरली हम लोग पढ़ते हैं, E1 और E2। कभी-कभी हम लोग देखते हैं E1CB ऑल्सो, CB के बारे में भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो है आपका रिएक्टेंट साइड में कितने मॉलिक्यूल हैं। अगर आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं और प्रोडक्ट साइड में भी कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। अगर आप एंट्रोपिकली बोलेंगे तो ये एंट्रोपी क्या है, चेंज नहीं हो रही है। जबकि आप एलिमिनेशन रिएक्शंस में देखेंगे तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे कितना है, 3 मॉलिक्यूल हैं। तो क्या हो जाएगी, जिसकी वजह से रैंडमनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं वो क्या होती हैं, एंट्रोपिकली क्या करती हैं, फेवरेबल होती हैं। तो अगर आपको डेल्टा जी की बात करें तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस रहता है। तो जब भी डेल्टा जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या करती हैं, फेवरेबल होने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपका ऑलरेडी क्या है, डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, मोर नेगेटिव होगी और रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होने लगेगी। तो टेम्परेचर का रोल क्या है वो मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेस क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है। मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने ये चीजें डिस्कस की थी, जस्ट मैं रिकैप कर रहा हूँ। बेस और न्यूक्लियोफाइल, मैंने आपको बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉन रिच जो हैं, उसमें आता है आपका 2 नेगेटिव चार्ज और आपका आता है लोन पेयर। those molecules या those atoms which contains negative charge or lone pair, they are called electron rich species or they will be categorized into two different category। या तो हम लोग उसको बेस बोलेंगे या बोलेंगे हम उसको न्यूक्लियोफाइल। बेस कब बोलते हैं और न्यूक्लियोफाइल कब यूज करते हैं, ये वर्ड कब यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपका कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, जैसे यहाँ पे OH नेगेटिव ले लीजिए, अगर ये नेगेटिव चार्ज अगर प्रोटॉन के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर ये प्रोटॉन पे अटैक कर रहे हैं, तो उस समय इस नेगेटिव चार्ज को हम लोग बोलेंगे आपका बेस। कई जगह पे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ये जब मैं MSc में था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था क्लास में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका, जब देखिए आप दूसरी रिएक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो OH है ये पहले प्रोटोनेट हुआ एसिड से और यहाँ पे फिर OH2 बाहर निकला, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ। इस कार्बोकेटाइन पे रिएक्शन हो रही है किसकी, Br नेगेटिव की। तो Br नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो ये कहाँ पे अटैक कर रहा है, Br नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है तो उस समय इसको बोला जाता है आपका न्यूक्लियोफाइल।
तो ध्यान रखिए दोस्तों, न्यूक्लियोफाइल तब बोला जाता है जब नेगेटिव चार्ज स्पेसीज जो है या इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है, और बेस तब बोला जाता है जो नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है वो प्रोटॉन पे अटैक करता है। तो ध्यान रखिए ये डिफरेंस। अब अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमेशा जो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं उनको कंप्लीट करती है कौन सी रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आज हम लोग देखेंगे कि कब सब्स्टिट्यूशन होगा और कब एलिमिनेशन होगा। इस वीडियो के एंड में आपको क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि सब्स्टिट्यूशन कराना है या आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस करानी है। तो जैसे आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे टर्शरी हैलाइड है और इसकी रिएक्शन हम लोग एक, ये आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है, सोडियम मेथॉक्साइड। अब अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराऊं या एलिमिनेशन रिएक्शन कराऊं, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये चीज हटा दीजिए अपने दिमाग से कि आप कभी भी एक प्रोडक्ट की तरफ मत जाइए, हमेशा मेजर माइनर डिफाइन करिए। तो मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा और माइनर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टर्शरी हैलाइड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का भी चांस था और एलिमिनेशन का, लेकिन मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता है, एलिमिनेशन बनता है। यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं बनता है। सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। सेकेंड आता है आपका, ये देखिए टर्शरी हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हम जब वाटर के साथ हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बन रहा है और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट फेवर करता है, मेजर जो बनेगा वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। क्यों बनेगा वो मैं डिस्कस करूंगा। जब भी हम एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं तो बात होती है एक सबस्ट्रेट की, और दूसरा आता है आपका रिएजेंट की बात आती है, और इससे क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो रिएजेंट में हम लोग आते हैं न्यूक्लियोफाइल्स या फिर आप बेस, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होगा। तो यहाँ पे ये तो या तो स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो सकता है या वीक बेस हो सकता है या वीक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हैं उनको हम लोग 4 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो पहली कैटेगरी आती है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, पहला इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को, ये एक थंब रूल याद रख लीजिए, या तो आप नेगेटिव चार्ज देखिए या आप उसकी पोलराइजेबिलिटी देखिए। पोलराइजेबिलिटी पोलराइजेबिलिटी में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, ये एक बड़ा टॉपिक है। तो पोलराइजेबिलिटी में क्या देखते हैं हम लोग, जनरली साइज मैटर करता है। जितना बड़ा साइज होगा, जो भी नेगेटिव चार्ज है, जितना बड़ा साइज होगा उस एटम का या उस मॉलिक्यूल का या उस स्पीसीज का, तो उतना ज्यादा उसकी क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी होगी। तो जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, या आप बोलिए जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपसे पूछा जाता है H2O और OH नेगेटिव कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे आप देखिए चार्ज के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। OH नेगेटिव इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कंपेयर टू H2O। किससे ज्यादा होता है, H2O से, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज। अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपसे पूछूं H2O और H2S, इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो आपका आंसर होगा H2S। क्यों, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और सल्फर के पास भी लोन पेयर है। अब साइज किसका बड़ा है, सल्फर का साइज बड़ा है, सल्फर की क्या ज्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। तो पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये ध्यान रखिए, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव और HS नेगेटिव, ये सारे सल्फर का जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे किस में आते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में आते हैं। ध्यान रखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब आता है बेस। बेस में भी हम लोग पहले बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग जनरली पढ़ते हैं H नेगेटिव, DBN और DBU। ये दो इंपॉर्टेंट बेस होते हैं। DBN DBU जब भी आपको दिखे तो ये बेस की तरह बिहेव करेंगे। और H नेगेटिव जनरली हम लोग पढ़ते हैं NaH से। ये रिएक्शन अक्सर पढ़ेंगे आप NaH के साथ, H नेगेटिव की तरह यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन। तो ये H नेगेटिव किसकी तरह बिहेव करता है, वहां पे स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। तो ध्यान रखिए तीनों स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस को आइडेंटिफाई करने का दो तरीका है। या तो आप pKa वैल्यू से जाइए, आपको याद रखना होगा कि किसका pKa ज्यादा है। अगर आप मान लीजिए HCl है
HCl से अगर आप Cl नेगेटिव बनाते हैं प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद, आपको पता होगा ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस अगर आप बात करते हैं तो आपको पता होगा एसिड बेस कॉन्सेप्ट से, अगर कॉन्जुगेट बेस की बात करते हैं तो क्या होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही क्या होता है, वीक रहता है, और जितना वीक एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। ये आपको पता होगा। तो यहाँ ये एक तरीका है जिससे आप बता सकते हैं कि वीक बेस होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग आप तुरंत एसिड बना लीजिए। अगर वो एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है तो वीक बेस होगा, अगर वो एसिड क्या है, वीक है तो उसका बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये एक तरीका है आपका क्या करने का, आपको आइडेंटिफाई करने का कि वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है। और दूसरा तरीका रहता है आपका कि जो आपका नेगेटिव चार्ज जो बन रहा है वो कितना स्टेबलाइज हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, आरओ नेगेटिव और ये आ गया आपका, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा आपका, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रेजोनेंस के थ्रू। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे रहने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिसकी वजह से इसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी कंपेयर टू इसके। यहाँ पे तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट रहेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा वो उसके उतना अच्छा किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये एक तरीका है। तो दोनों तरीके से आप जा सकते हैं, या तो आप पीके वैल्यू से जाइए, या आप वो जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है, या जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइजेशन देखिए नेगेटिव चार्ज का कि कितना ज्यादा स्टेबलाइज है। अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जितना कम स्टेबल होगा उसकी बेसिसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये एक तरीका है। तीसरा आता है आपका दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे जनरली हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, जैसे मान लीजिए HO नेगेटिव है या ROH नेगेटिव, RO नेगेटिव है, तो RO नेगेटिव किससे बना हुआ है, ROH से बना है। ROH में अगर आप देखेंगे ये कैसा है, एल्कोहल है। एल्कोहल क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड के करस्पॉन्डिंग जो अगर आप देखेंगे कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो बेस की बात आ गई। अब आती है न्यूक्लियोफाइल की। अभी मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी बिहेव कर रही है। सारे आप ले लीजिए, HO नेगेटिव या फिर RO नेगेटिव, या आप पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले लीजिए, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग भी जो एसिड होगा वो बहुत ही क्या होगा, वीक होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। ध्यान रखिए सब चीजें। और लास्ट कैटेगरी आती है आपका वीक एसिड, सॉरी वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल की। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है वीक बेस, अब देखिए आपका जैसे H2 है, H2O के करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, H3O पॉजिटिव। ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। बहुत ज्यादा एसिडिक है तो आपको पता होगा इसके करस्पॉन्डिंग जो ये है आपका बेस, ये क्या होगा आपका, वीक होगा। तो इसीलिए ये H2O क्या है, एक वीक बेस है। अब न्यूक्लियोफाइल वीक क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की क्या है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, और पोलराइजेबिलिटी टर्म भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो दोनों केस में ये न्यूक्लियोफिलिसिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये क्या है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये चार कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर लिया है आपको। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है जब भी आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करा रहे हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं। आपको सबसे पहले देखना है कि वो न्यूक्लियोफाइल है या बेस है, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दोनों है, या वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस है। इनमें से सबसे पहला चीज आपको ये आइडेंटिफाई करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, जैसे आप ये क्वेश्चन ले लीजिए। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो फिनॉक्साइड आयन है ये किसकी तरह बिहेव करेगा। फिनॉक्साइड आयन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस होगा, या वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इनमें से आपको आंसर पता करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफाइल पता करने के लिए आपको दो चीजें देखना है, तो नेगेटिव चार्ज देखना है और दूसरा इसकी पोलराइजेबिलिटी देखना है। अब आपको पता होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आपको पता होंगे कि क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो ये आ गया, इसमें क्या होता है, सफिशिएंट क्या है आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब बेस की बात करते हैं, अगर मैं इसको एल्कोहल से कंपेयर करूं, एल्कोहल से, तो ये आ गया आपका फिनॉल। फिनॉल के करस्पॉन्डिंग ये इसका कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन, इसके करस्पॉन्डिंग ये आ गया RO नेगेटिव। अगर आपको पूछूं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक होता है,
आपको पता होगा फिनॉल क्या होता है, मोर एसिडिक होता है कंपेयर टू नॉर्मल अल्कोहल से। इनका अगर पीकेए की बात करें तो ये आता है 15 टू 16 रेंज, और इसके पीकेए की बात करें तो ये आता है आपका 9 के आसपास। तो आप देख सकते हैं पीकेए 9 है, तो ये क्या है, एक ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू किसके, अल्कोहल से। तो इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, वीक होगा कंपेयर टू दीज अल्कोहल्स। तो यहाँ पे हम लोग आंसर दे सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस की तरह बिहेव करेगा। अगले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक न्यूक्लियोफाइल है और वीक बेस है। जैसे आपको पहला ये है ए पार्ट, ये पूछ रहा है ये मॉलिक्यूल। अब इसको आपको आइडेंटिफाई करना है न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। नेगेटिव चार्ज नहीं है तो वीक हो गया। नहीं, पहला हम लोग देखेंगे नेगेटिव चार्ज नहीं है। सेकेंड हम लोग देखेंगे पोलराइजेबिलिटी, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो पोलराइजेबिलिटी भी कम है, पोलराइजेबिलिटी भी बहुत डाउन है। तो दोनों फैक्टर क्या कर रहे हैं, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी बेसिसिटी की। बेसिसिटी के लिए मैंने आपको बताया था इसके करस्पॉन्डिंग आप एसिड बना लीजिए। क्या आ गया, OH2 पॉजिटिव। ये क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एसिड है ये कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, वीक की तरह। तो ये कैसा बेस है, वीक बेस है। तो वीक बेस है और वीक न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह से हम लोग दूसरा देख लेते हैं SH। तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी देखनी है, पहले नेगेटिव चार्ज नहीं है, दूसरा पोलराइजेबिलिटी सल्फर है। आपको पता होगा ऑक्सीजन के कंपेयर में सल्फर का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी फैक्टर क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब बेस की बात कर लेते हैं, फिर से आप इसका कंजुगेट एसिड बना लीजिए, SH2 पॉजिटिव। ये क्या होगा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा तब इसका मतलब क्या है, ये वीक बेस है। तो ये क्या हो गया आपका, वीक बेस हो गया और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ गया। इसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं आपका Na। ये बहुत ही कॉमन यूज होता है आपका, कॉमनली यूज होता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन में Na। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा वो अल्कोहल होगा। अल्कोहल क्या होता है, वीक एसिड होते हैं, तो ये क्या करेगा, आपका स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, देखिए आप Br नेगेटिव क्या होगा, MEOH क्या होगा, DBN। आपको पता है DBN DBU दोनों क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। H नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस क्यों होता है, अगर आपसे पूछूं तो H नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, H2। आपको पता होगा H2 की एसिडिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा क्या है, वीक एसिड है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये है H नेगेटिव है, ये क्या होगा, बेस एसिडिटी क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी। तो ये क्या है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे H नेगेटिव में आपको बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस है, LiAlH4 आपने सुना होगा अक्सर। इसके रिएक्शन हम लोग कार्बोनिल्स में भी कराते हैं और हैलाइड्स के साथ भी कराते हैं। तो ये H नेगेटिव यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। बाकी मैंने आपको बताया जो सोडियम हाइड्राइड लेते हैं तो वहां पे इसका ये किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। क्यों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो LiAlH4 है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच है, वो एल्यूमिनियम से अटैच है। तो ये एल्यूमिनियम क्या कर देता है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जबकि ये पोलराइजेबिलिटी किस में इंक्रीज नहीं हो पाती है, NaH के गैस में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हाइड्राइड क्या होता है, इस Na से क्या है, कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं रहता है, ये फ्री रहता है। तो फ्री केस में ये क्या नहीं हो पाता, इसके इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो पाते हैं, पोलराइज नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और क्या ज्यादा होती है, इसकी बेसिसिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा रहती है। ये तो था दोस्तों इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस के बेसिस पे। हम लोगों ने उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग बेस, और तीसरी कैटेगरी थी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, और चौथा था आपका वीक न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस। अब आता है सबस्ट्रेट के बेसिस पे। सबस्ट्रेट के बेसिस पे आपको डिफाइन करना है कि कौन सी रिएक्शंस होगी। तो चारों न्यूक्लियोफाइल हम लोग फिर से देखेंगे। सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, पहला केस आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जब भी न्यूक्लियोफाइल वर्ड यूज होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो हमेशा कौन सी रिएक्शंस की तरफ जाएंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ जाएंगे। हम लोग कभी भी किसकी तरफ नहीं जाएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे। तो जब भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वर्ड यूज कर दिया, इसका मतलब आपको सोचना ही नहीं है एलिमिनेशन की। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मींस हमेशा किसकी ओर जाना है, आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की ओर जाना है। और आपको पता होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अगर 1 डिग्री रहता है तो आपको कौन सी रिएक्शंस होती है, SN2। 2 डिग्री में आपको पता होगा दोनों रिएक्शंस की प्रोबेबिलिटी रहती है, SN2 की भी प्रोबेबिलिटी रहती है और SN1 की भी प्रोबेबिलिटी रहती है।
और 3 डिग्री में आपको पता होगा हमेशा कौन सी रिएक्शंस होती हैं, SN1 रिएक्शंस होती हैं। तो ये था दोस्तों आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी को लेके, न्यूक्लियोफाइल को लेके। सेकंड आता है आपका बेस को लेके। जब भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, आपको तब सोचना ही नहीं है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी में आपको किसके बारे में नहीं सोचना था, एलिमिनेशन के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस के केस में आपको सोचना ही नहीं है सब्स्टिट्यूशन के बारे में। स्ट्रॉन्ग के बेस में अब आपका क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन में भी दो टाइप की पॉसिबिलिटी होती है, कौन कौन सी, E1 और E2 जनरली। तो यहाँ पे भी आपको इसके बारे में भी नहीं सोचना है, E1 के बारे में। तो जो भी रिएक्शन होगी स्ट्रॉन्ग बेस के केस में, हमेशा वो रिएक्शन किसके थ्रू जाएगी, E2 के थ्रू प्रोसीड होगी। चाहे आप 1 डिग्री ले लीजिए, चाहे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लीजिए, या आप 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लीजिए। इन सारे केस में क्या होगा, आपका जो भी रिएक्शन प्रोसीड होंगी वो किसके थ्रू जाएंगी, E2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगी। इसलिए हम लोगों ने देखा था ये रिएक्शन, मान लीजिए आपका टर्शरी हैलाइड है, यहाँ पे ब्रोमीन है, अगर इसके रिएक्शन आप H नेगेटिव के साथ कराते हैं, NH के साथ, तो ये रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रॉन्ग एस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, यहीं से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन होती है, तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जैसे आपका इसमें कौन कौन आते हैं, OH नेगेटिव आ गया आपका, ETO नेगेटिव आ गया, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे एक थंब रूल है, आपका 1 डिग्री है तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट को फेवर करता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री में वो क्या करता है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट को फेवर करता है। और एलिमिनेशन में भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कौन सी रिएक्शन होगी, E2 रिएक्शंस होगी। तो ये ध्यान रखिए, जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये इस तरह से जाता है, ये SN2 का ग्राफ इस तरह से जाता है और E2 का ग्राफ इस तरह से जाता है। 1 डिग्री के केस में SN2 का रेट ज्यादा रहता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में E2 का रेट क्या होता है, ज्यादा रहता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो आपको याद रखना है, केवल एक ही रिएक्शंस को छोड़ के बाकी सब जगह ये रूल फॉलो करेगा स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में। केवल आप देखेंगे जब एक बल्की बेस होगा टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, उस केस में क्या होगा, 1 डिग्री में भी किसको फेवर करेगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शंस को फेवर करेगा। हम लोगों ने पहले बताया था कि 1 डिग्री के केस में क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फेवर करता है, एक्सेप्ट बल्की बेस। सारे जगह पे वो रूल फॉलो करेगा, केवल बल्की बेस आएगा तो 1 डिग्री में भी क्या होगा, E2 एलिमिनेशन होगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस की बात बताऊं तो 2 डिग्री, अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस आप देखते हैं तो हमेशा आप 2 डिग्री 3 डिग्री में हमेशा आप क्या करिए, एलिमिनेशन रिएक्शन कराइए, और 1 डिग्री के केस में आप क्या करिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराइए। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये रिएक्शन है, मान लीजिए ये Br है, अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaOET से, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये 1 डिग्री था। इसी तरह से आप कोई 2 डिग्री ले लीजिए, ये 2 डिग्री है, इसकी रिएक्शन भी मैं NaOET से कराता हूँ। और इसी तरह से आप 3 डिग्री ले लीजिए, इसकी रिएक्शन भी आप NaOET से करा दीजिए। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। 1 डिग्री में अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी, और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, E2 रिएक्शन होगी, और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, E2 रिएक्शन होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह अगर पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड दे दूं तो वहां पे भी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फिर आपकी E2 रिएक्शंस को फेवर करेगी। लास्ट कैटेगरी है दोस्तों, ये है आपका वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल के बाद, वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, आपको पता होगा यार 1 डिग्री के केस में वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी रिएक्शंस की। 2 डिग्री में भी रिएक्शन क्या नहीं हो पाती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती है। केवल यहाँ पे कौन सी रिएक्शंस होते हैं वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में, 3 डिग्री। अब अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो केवल यहाँ पे क्या दिया होगा, जैसे वाटर, ये सब चीजें दी होंगी वीक न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट को फेवर करेंगे। अगर इसी की जगह अगर आपका वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ अगर आपका टेम्परेचर भी मेंशन कर दिया है, तब आप कौन सा प्रोडक्ट फेवर करेंगे, एलिमिनेशन प्रोडक्ट को बनाएंगे। ओके, और एलिमिनेशन प्रोडक्ट और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जाएगा SN1 मैकेनिज्म के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। सेम E1 में भी क्या होता है आपका, इसी तरह से जाती है रिएक्शन, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है और वो क्या होता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है।
तो ये था दोस्तों आपका सबस्ट्रेट के बेसिस पे। पहले हम लोगों ने देखा था आपका न्यूक्लियोफाइल या बेस के बेसिस पे कि एलिमिनेशन जाएगा या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फेवर करेगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर को भी देख लिया हम लोगों ने कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो कौन कौन से रिएक्शंस पॉसिबल होंगी। तो ध्यान रखिए इन सब चीजों को। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर से। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछ रहा है कि व्हेन ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन इज ट्रीटेड विद सोडियम मेथॉक्साइड। अब ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन सबसे पहले आपको इसको देखना है। ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, ये आपका ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन ये कितना डिग्री है आपका, 2 डिग्री है। सोडियम मेथॉक्साइड Na पॉजिटिव और क्या आ गया OET नेगेटिव, ये किस कैटेगरी का है, ये है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में 2 डिग्री में हमेशा मैंने आपको बताया 2 डिग्री और 3 डिग्री में कौन सी रिएक्शंस को फेवर करता है, E2 को, केवल 1 डिग्री को छोड़ के। 1 डिग्री में किसको फेवर करता है, सब्स्टिट्यूशन। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा ये। तो ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट। अगर माइनर बनाओ बोलेंगे तो माइनर क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट OET आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट दोस्तों ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी आपको सॉल्व करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, बोला कि 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन है, तो ये आ गया 1 ब्रोमोब्यूटेन। इसकी रिएक्शन NaOH के साथ, NaOH आपको बताइए 1 डिग्री है और ये किस कैटेगरी का है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस। तो बताइए किस में जाएगा, ये आपको पता होगा SN2 रिएक्शन, इसका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। अब दूसरा आता है आपका NaSH, NaSH, SH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ध्यान रखिए न्यूक्लियोफाइल बोल रहा हूँ, अब न्यूक्लियोफाइल बोल दिया तो हम लोग हमेशा एक बिना सोचे समझे आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मींस क्या हो गया आपका, सीधे सीधे कौन सी रिएक्शंस को फेवर करेगा, SN2 रिएक्शंस को। सी पार्ट में आप देख सकते हैं पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये मैंने आपको बता दिया था बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस केस में ही केवल क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस को फेवर करता है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, P2 रिएक्शन। डीबीएन, डीबीएन आपको बताया था कि यार स्ट्रॉन्ग बेस के केस में आपको सोचना ही नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे कौन सी रिएक्शन होगी, P2 रिएक्शन। NaMe या गया आपका NaOMe, सोडियम मेथॉक्साइड, आपको पता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में 1 डिग्री है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, SN2 प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो ये बाकी 2 क्वेश्चन है, ये आप बनाइए। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने देखी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन-कौन सी चीज को हमें ध्यान रखना है और कब सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट को फेवर करेगा और कब एलिमिनेशन रिएक्शंस के प्रोडक्ट को फेवर करेगा। तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे E1 रिएक्शंस के बारे में, E2 के बारे में, E1CB के बारे में, E1 की जो रेशियो सेलेक्टिविटी होती है, E2 की रेशियो सेलेक्टिविटी, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय।